अस्सलाम वालेकुम। क्या गुड हाल है? मॉर्निंग। सुबह Good morning। बखैर। क्या हाल है? सुबह बखैर तो है, लेकिन अगर आप इधर हैं तो शायद आपको बेहतर लग रही होगी। अगर कोई स्पोर्ट्स चैनल आपके सामने खुलने वाला है तो उसको बंद कर दें, क्योंकि हमारा जो क्रिकेट में इस वक्त हाल हुआ हुआ है ना, एज वी स्पीक, वो इतना कोई हम बखैर उसके नहीं लिए है। खुसूसी दुआ करेंगे। आपको पता है ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं और दुआएं इस पे खास तौर पर कबूल होती हैं कि हमारा ये दिन क्रिकेट के मामलात को लेके खैर खैरियत से गुजर जाए। 437 रन बनाने हैं माशाल्लाह 2 दिन है हमारे पास, तो ये हमारा हाल है, हम इस पे बैठे हुए हैं। अब ये है कि नॉट टू पुट द अपोनेंट डाउन और एनीथिंग, बट दिस इज नॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या कोई बहुत ही कोई भारी भरकम टीम हो। Bangladesh is a great team and they are beating us, so they have to be a great team. हाँ, अब ये पुराना आर्गुमेंट है। But having said that, अब तो अगर हरीफों की बात आए तो हम ही कमजोर हरीफ समझे जाते होंगे। थैंक यू, हाँ, थैंक यू वेरी मच। मतलब ये वो बातें नहीं थी जिससे हम दिन का आगाज करना चाहते थे, लेकिन why should we be the only ones to suffer? भैया अच्छा, आपको बताना जरूरी है। 437 2 दिन हैं, अगर ये बना लेंगे तो ये बुलंद तरीन हदफ होगा जो हासिल होगा, और जाहिर है हमें ये कैपेसिटी होनी तो चाहिए है कि ये बने हैं इससे थोड़े से कम 419 बने आई गेस, लेकिन हमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम ये बनाएं और हमें इतना नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और चलिए इसी बात से शुरू करते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हम ये रन्स बनाने के काबिल होंगे इन 2 दिनों में। ठीक है, कर लें। ठीक है, अच्छा, how about that? तो that is what we call a positive. इतनी उम्मीद है तो ऑलरेडी आप एडवांस में मुबारकबाद दे दें। That is what we call a positive note. और पॉजिटिव नोट तो ये भी है, मतलब ये सेंचुरियां बने बाबर आजम की, सलमान आगा की, तो हम ऑलरेडी उनको मुबारकबाद दे देते हैं और प्रेशर का दबाव उन पर डाल देते हैं कि आपने ये करना है। अच्छा, अब एक पॉजिटिव नोट ये भी आया कि सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्यूसडे को जो मिलिट्री एक्शन प्लान किया हुआ था अमेरिका ने अगेंस्ट ईरान, वो उन्होंने कुछ ममालिक के कहने पे, जिसमें कतर का उन्होंने नाम लिया, सऊदी अरेबिया का नाम लिया, यूएई का नाम लिया, वो उन्होंने उनके कहने पर मुलतवी कर दिया है। सो उसकी पेशरफ्त हम आपसे शेयर करेंगे। सर्टनली ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अब तक मुज़ाकरात का दौर, अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात की ये जो डोरी है ना, ये टूटी नहीं है, मतलब बहुत ही बारीक धागे से लटक रहा है ये सारा मामला, लेकिन it's still intact. Okay, इतना बारीक ये धागा नहीं है। Both the parties don't want to get into a war. ये कोई इतना बारीक धागा नहीं है कि हाय वहाँ ऐसे झटका तो टूट गया। They are not interested. और ये सारे बयान जो आप रोज सुबह आके हमें बताते हैं ना, ट्रूथ सोशल पे आ रहे हैं, आपने उसको पिंग किया हुआ है कि वो जल्दी से वहाँ से आए और आपको पता चल जाए। But in any case, they both don't want to get into it. तो ये धागा जो है ये ठीक ठाक रस्सी है। अच्छा जी, अमरीकी सदर ने उमा जी एक मरतबा फिर दावा किया है कि ईरान पर हमला 2-3 दिन के लिए मौखर किया है, अभी भी 2-3 दिन के लिए मौखर किया है। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए ईरान पर आज दोबारा हमला होने का प्लान था, उन्होंने बताया। सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई और दीगर ने कहा कि हमला 2-3 रोज के लिए मुलतवी कर दें, संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन इत्तेहादियों और अजीम रहनुमाओं का ख्याल है कि डील हो जाएगी। अमरीका, मशरिक़ वस्ता के ममालिक और दीगर को काबिले, और जो अमरीका और मशरिक़ वस्ता के ममालिक और दीगर लोगों को काबिले कबूल होगी डील, ऐसी डील जो होगी वो एवरीबडी विल एग्री अपॉन। अब इन ममालिक को यकीन है कि ईरान से डील के करीब हैं और एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएंगे। खैर एनीवे, ये उनका कहना था। इन लीडरों की वजह से अमरीकी वजीर जंग जो हैं, उनके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और अमरीकी फ़ौज से कहा है कि मंगल को हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन फ़ौज को हुक्म दिया है कि काबिल कबूल डील ना होने की सूरत में मुख्तसर नोटिस पर मुकम्मल हमले के लिए तैयार रहेंगे। यानी बेसिकली शॉर्ट नोटिस हम आपको देंगे, यहाँ डील नहीं हुई वहाँ हमला कर दो। ये हम बात वैसे पिछले 4 हफ्तों से तो ये सुन ही रहे हैं, बट इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। उधर अमरीकी नशरियाती इदारे से मुंसलिक इजरायली सहाफ़ी हैं एक, बराक रेविड, उन्होंने अमरीकी ज़राए से दावा किया है कि सऊदी, कतर और इमारात ने अमरीका से कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगी, विच इज़ ट्रू। अब उनको पता चले, उन्होंने चख लिया है ना, दे हैव टेस्टेड इट। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि सदर ट्रंप तो ये कहते हैं और फिर हमला नहीं करते। शुक्र है कि हमला नहीं करते, और गीदड़ भपकियों से मेरा ख्याल है इसे नहीं हम एतबार कर सकते इन चीज़ों को कि ये वो नहीं है। आई गेस सदर ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और सदर ट्रंप हमला कर भी सकते हैं। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन अपने लिए बढ़ रही है, बिकॉज ही इज इन हॉट वाटर्स, ही हैज टू पुल आउट ऑफ दिस जंक समहाउ एंड आल्सो मेक इट सीम कि हम जीते हैं। तो वो जो तासुर, वो जो पूरा वो जाते हैं ना विन विन सिचुएशन, वो उनको इस वक्त मिल नहीं रही। मगर एट द सेम टाइम इस बात की नफी नहीं की जा सकती या इस बात को मुकम्मल रद्द नहीं किया जा सकता कि नहीं जी अब सिर्फ ये कहेंगे ही हमला नहीं करेंगे। वो वेरी मच हमला कर सकते हैं टिल डेट, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन भी है और थोड़ी सी ट्रिगर हैप्पी तो है। हाँ,
अच्छा, अब अमरीकी ज़राए के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि खलीजी ममालिक रद्द-ए-अमल में अपनी तेल और तवानाई की तनसीबात की तबाही नहीं चाहते। हु वुड वांट दैट। और तीनों ममालिक ने सदर ट्रंप पर जोर दिया है कि मुज़ाकरात को मौका दें। और सदर ट्रंप ने सऊदी, कतर और इमारात के रहनुमाओं से पिछले 24 घंटे में काफ़ी बार बातचीत भी कर ली है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान इज़्ज़त, वक़ार, ताकत और कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। ईरान किसी भी सूरत में अवाम और मुल्क के कानूनी और दीगर हकूक़ से पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पूरी तवानाई के साथ अवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी का टेलीफोन पर शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू की दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए, तनाज़े का हल बातचीत से ही निकलना चाहिए। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी कल कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से फ़ोन पर मशरिक़ वस्ता के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। मरकज़ी नुक्ता एक ही था कि ईरान अमरीका तनाज़े को कैसे समेटा जाए। अच्छा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हालिया दौरा तेहरान भी इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी था, तो लिहाजा एवरीबडी इज़ पुटिंग इन देयर एफर्ट्स। और वहाँ उनकी ईरानी सदर से भी तवील मुलाकात हुई है और ईरानी पार्लियामान के स्पीकर से भी मुलाकात लेट्स टॉक हुई टू है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार हैं। एजाज चौधरी साहब, ईरान अमरीका में हर दिन जो है ना वो सूरत हाल बदलती भी है और सॉर्ट ऑफ वही रहती भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सीज़ फायर जो है वो किसी ना किसी हाल में अभी भी बरकरार है। तो अभी ईरान के पास अमरीका की नई तजावीज़ पहुंच चुकी हैं। क्या उम्मीद रखें कि इस बार कुछ हो सकता है और ये अब ये मामला इट शुड कम टू गुड कंक्लूजन एंड एंड? देखिए, मामला काफ़ी हद तक बिगड़ गया है। सालसी जारी है, आपकी बात सही है, सीज़ फायर भी जारी है। लेकिन खबरें तो कोई तशवीशनाक ही आ रही हैं कि जंग की तैयारी भी हो रही है। इसराइल में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है और मुझे यकीन है कि ईरान में भी हो रही होगी। तो सालसी की आखिरी बड़ी कोशिश है। दोनों मुल्क जो है पाकिस्तान के रास्ते पैगामात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं दोनों के मौक़िफ़ देखता हूं तो बहुत ज़्यादा उनमें फ़र्क नज़र आ रहा है, जो बड़ा बाइस तशवीश है। जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस वक्त ये है कि ईरान ने ये कहा कि हम अपना जो न्यूक्लियर वाला जो मामला है उसको स्टिक के आखिर पे ले जाएं और पहले पानियों का और दूसरे मसाइल हल करें। लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं, उसको आप ऊपर ले आइए, क्योंकि अमेरिका भी ये चाहता है कि पहले न्यूक्लियर का मामला हल हो जाए। वो हल हो सकता है, उसके अंदर जो मामलात हैं ना जी, कि कितने साल के लिए फ्रीज हो या ये कि एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करें, इन चीज़ों के ऊपर ईरान बातचीत के लिए भी तैयार है और कोई ना कोई मुआहिदा बड़े आराम से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो नहीं हो सकता है। ईरान काफ़ी हद तक राज़ी भी है, लेकिन मसला ये है कि ईरान ये चाहता है कि साइमल्टेनियसली, यानी उसी वक्त मुझे सैंक्शंस भी ख़त्म की जाएं, हमारे एसेट्स भी अनफ्रीज किए जाएं और अबनाए हुर्मुज़ पर हमारी जो हाकमियत है, हमारी और ओमान की हाकमियत जो है उसको तस्लीम किया जाए। ये बातें अमेरिका के लिए अभी काबिल कबूल लगता है कि नहीं है। तो चुनाचे मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने मौक़ों पे डटे हुए हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अब शायद मामला जंग की तरफ दोबारा एक और राउंड जो है उसकी तरफ जा रहा है। ये नहीं मैं कहता कि उस राउंड से कुछ हासिल हो जाना है, बिल्कुल कुछ हासिल नहीं होना, मजीद तबाही होगी। ये ईरान के पावर ग्रिड पे हमले करेंगे, ईरान खलीजी रियासतों पर खुसूसन इमारात पर हमले करेगा और उसके बाद ऐसी तबाही वहाँ भी फैल जाएगी और पूरी दुनिया के इक्तसाद में भी फैल जाएगी। डिप्रेशन आ सकती है, रिसेशन का तो पहले ही लोग कह रहे हैं कि आने का खदशा बहुत है। तो बहुत नुकसान होगा, हमारे जैसे ममालिक जो हैं वो भी शायद बहुत ही मुश्किलात में आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये यानी देख इस तरफ रहा हूँ कि दोबारा जो है उधर अमेरिका में जो उनके अपने नियो कॉन्स हैं और दूसरे जो हैं उभार रहे हैं। इसराइल तो हमेशा से चाहता था कि ये जंग जो है वो ख़त्म ना हो बल्कि और मज़ीद पहुँचे। तो लगता ये है कि ये दोबारा उससे अनलेस के कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और अचानक दोनों साइड जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी करें, मुझे लगता है कि एक कोशिश और करनी चाहिए कि इनको बिठाएं आपस में आमने सामने, ताकि साइमल्टेनियटी आए, यानी एक ही वक्त में दोनों कंसेशंस आपस में बांटे। जो पहले देगा वो दूसरा नहीं। जैसे याद है ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया था, तो ऐन उसके बाद अमेरिका ने कहा कि हम तो अपना नाका नहीं है। दोनों को साथ करना चाहिए था। अगर उन्होंने दिया था तो आप भी ब्लॉकेट हटा ही दें एंड दैट इज हाउ इट शुड हैव बीन। बात बन जाती, लेकिन तब से जो मामला अटका हुआ है वो अब तक अटका ही हुआ है। अब ये बताइएगा जॉय साहब कि आपने हुर्मुज़ की बंदिश ज़ाहिर है इस जंग से जुड़ा एक
अहम तरीन मसला है, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है। तेल की कीमतें का क्या हाल है, दुनिया में महंगाई और प्रातज़र की क्या सूरत हाल है। अब इसका इम्कान भी कम नज़र आता है कि जंग से पहले वाली सूरत हाल पर ये गुजरगा, आबी गुजरगा, उसी सूरत हाल में बहाल हो जाए। तो क्या दुनिया, वैसे बाय द वे एक्स पर इसका एक ट्विटर अकाउंट भी बन गया, क्या दुनिया इस नए चेक पॉइंट के लिए तैयार रहे, वो इसे कबूल कर लेगी? देखिए, रेजिस्टेंस तो होगी न्यू नॉर्मल मानने से, लेकिन मुझे लगता है कि ईरानी ओमान के साथ मिलकर जब भी जंग बंद होगी तो कोई ना कोई नया निज़ाम बनाना चाहेंगे। उन्होंने एक अथॉरिटी भी बना दी है और ओमान से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए रेजिस्टेंस तो सब तरफ होगी। खलीजी रियासतों को खुसूसन खासा नुकसान होगा। देखिए, अमेरिका को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनका अपना तेल है, अपनी गैस है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत गैस प्राइसेस की वजह से मसाइल हुए, लेकिन वो इतने बड़े मसाइल नहीं हैं। अगर अमेरिका की अगर इस तेल की बंदिश से या अबनाई हुर्मुज़ को इसी हालत में रहने में या इसके ऊपर टोल लग जाने से चीन के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं या यूरोप के लिए मुश्किलात पैदा होती है, तो अमेरिका को इस बात से कोई ख़ास गर्ज नज़र नहीं आता। इवन जो उसके अपने इत्तेहादी हैं बाकी, जिस तरह जापान है या साउथ कोरिया है, वो भी मुतासर होंगे, इंडिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है ये ईरानी जो हैं वो उनसे ये छुड़ा नहीं सकेंगे। और अगर ताकत से नहीं छुड़ा सकते तो मुझे बताइए, तो मेज़ पर बैठ के फिर कैसे करेंगे? कैसे ईरानी, अगर आज ताकत से आपने छुड़ा लिया होता तो ठीक था, अगर नहीं कर सकें तो अब ईरानी कहेंगे कि जनाब अब तो हमारी आप इस पे हाकमियत मानिए। वो ये कह रहे हैं कि ओमान की भी है और हम मिलकर बैठ के इसके ऊपर कोई ना कोई सिलसिला करेंगे। और मुझे लगता है कि अब अबनाई हुर्मुज़ जो है वो ईरान शायद अब नहीं जाने देगा। मुझे लगता है कि ये न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ता चला जाए। चलें, लेट्स सी कि उधर क्या होता है। अब ये बताएं कि पाकिस्तान की कोशिशें जो है ना वो इस वक्त भी जारी हैं और हमारे सीनियर तरीन इनफैक्ट लोग जो हैं वो अमेरिका ईरान से डायरेक्टली इंगेज्ड भी हैं। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान को किसी मायदे तक पहुंचना है तो पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ किसी आलमी इदारे को भी कुछ करना पड़ेगा। और इस ज़मन में ये बताएं कि यूनाइटेड नेशंस का अब क्या रोल है? वो वाकई कुछ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते या कुछ कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की सालसी के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि सारों को हमारी क़यादत को शाबाश देनी चाहिए। उन्होंने बड़ी इस्तक़लाल के साथ, बड़ी यानी मुश्किल मिजाजी के साथ इसको परसू किया है और आज भी कर रहे हैं। और बाद में भी अगर जंग का एक राउंड और हो भी जाता है तो उसके बाद भी तो आप इसी पहले खाने में आ जाएंगे और दोबारा फिर सालसी की ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। मुझे अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार आज से नहीं, पिछली 2 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार नज़र नहीं आ रहा है। जब अमेरिका ने इराक़ पे हमला किया 2003 में तो भी मुझे अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं नज़र आया। जब उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया तब भी नहीं। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो अक़वाम मुत्तहिदा एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जब उसके अपने खालिक यानी अमेरिका का जो मुल्क है वो उसको कदर देने की यानी उसको नहीं देना चाहता, किसी किस्म की इज्जत अफजाई उस तरह नहीं कर रहा, तो अक़वाम मुत्तहिदा कैसे किरदार अदा कर सकता है? हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर ये कोई मुआहदा हो जाए तो फिर इसको अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे ले जाना चाहिए ताकि लेजिटिमेसी तो वहीं से मिलेगी। ये इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा तो तभी बनेगा जब वहाँ जाए और वहाँ पे बाकी ताकतें भी हैं, रूस है, चीन है और यूरोप के जो ममालिक हैं, तो वो सारे अगर मिलकर इसके एंडोर्स करेंगे तो फिर यकीनन उसकी लेजिटिमेसी ज़्यादा हो जाएगी। गारंटी तो फिर भी नहीं होगी लेकिन लेजिटिमेसी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन का किरदार है तो सही लेकिन बहुत कम है। और अब इस दुनिया का जो इस वक्त कराकर निज़ाम है जो तोड़ फोड़ का शिकार है, उसमें हर मुल्क को अपनी हिफाजत और अपने जो ताकत है उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार अलबत्ता समाजी मैदान में और दूसरे जो एरियाज़ हैं डेवलपमेंट के एरियाज़ में यकीनन है और रहेगा, लेकिन पीस एंड सिक्योरिटी में बड़ा लिमिटेड हो गया, बड़ा महदूद हो गया। लेट्स सी जी क्या होता है। और आने वाले 2-3 रोज़, हर हफ्ते हम ये बात करते हैं कि अहम है, हर दिन ये बात करते हैं। आने वाले 2-3 रोज़ और अहम हैं, लेकिन सर्टनली अब भी अहम है और अहम ही है ना। मतलब ज़ाहिर है दुनिया एक अजीब कश्मकश में मुब्तला है। सीज़ फायर तो है लेकिन जंग भी नहीं है, सीज़ फायर भी है, लेकिन एट द सेम टाइम अमन व अमान की सूरत हाल भी हैंगिंग बाय अ थ्रेड है। और दूसरी बात यह है कि अपना हुर्मुज़ वाला जो मामला है वो बड़ा सीरियस है बिकॉज दैट इज़ अफेक्टिंग एवरीडे लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एज वेल। लाइवलीहुड्स और महंगाई, मतलब हमारे यहाँ तो एग्जैक्टली वो नज़र ही आ रहा है। एंड टू थिंक कि व्हेन द जंग
started, when the war started, this was not even, it was a non-issue. अब यूक्रेन और रशिया की आप जंग को देख लें, जंगें तो जंगी होती हैं, जंगें ही होती हैं और उनकी हर तरह से और हर जगह पे मजम्मत ही होनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम इस जंग की बात करें तो आपने हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से पूरी दुनिया किस तरह इसकी लपेट में आई है, पर्टिकुलरली दुनिया का ये खित्ता जहाँ हम रहते हैं। हम तो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो ही रहे हैं। चलिए अच्छा जी, ईद में रह गए हैं 9 दिन, ये आपको याद दिलाना था। बकरा ईद में 9 दिन रह गए हैं और मवेशी मंडियां जो है ना उसमें कुर्बानी के जानवर, मतलब लोग इस तरह जानवर खरीद रहे हैं जैसे कोई क्राइसिस नहीं है। वैसे तो हमारे मुल्क में माशाल्लाह मतलब कि हमारा एक मेकअप आर्टिस्ट है, कल वो 18,000 का बकरा लेके आया है। 18,000 का कोई बकरा नहीं होता। और मैंने उससे कहा वो छोटा सा एक मैंने उससे कहा तस्वीर दिखाओ, क्योंकि अगर मिल रहे हैं तो फिर हम भी देखें जाके। नहीं हो सकते और हम नहीं देख रहे, मुझे 18,000 में क्या होगा। इन एनी केस लेकिन जाहिर है महंगाई का जो असर है वो मवेशी मंडियों में में काफी हद तक नुमाया है। सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं गुजरांवाला, ऑफ कोर्स राइट एट द हब, और उस्मान खलील हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या माहौल है। आज गुजरांवाला में भी जिले जामिया की जानब से 14 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं और इस वक्त मैं गुजरांवाला की मक्की रोड पर बनाई गई मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं बकरे, छतरे, बैल और ऊँटों की बड़ी तादाद में जो है जानवर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर रेट्स की बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है जानवरों के रेट 30 से 40% ज्यादा हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जानवर तो बहुत है लेकिन गाहक उस तरह दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि गर्मी बहुत है। रात के वक्त कुछ गाहक निकलते हैं। आज कुछ व्यापारियों से भी मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उनको किराए बहुत महंगे पड़े हैं और गंदम का रेट भी ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से जो इनको चारा खिलाते हैं वो महंगे दामों थे। और इस साल जो है जानवरों की कीमतें पिछले साल की निस्बत 30 से 40% ज्यादा हो चुकी हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि बकरा मंडी और दीगर जो मवेशी मंडियों में गाहक बहुत कम दिखाई दे रहा है। जी अच्छा, वहाँ कम दिखाई दे रहा है। कराची में खासा वैसे रश और गहमा गहमी है। कराची में जब मैं सुबह दफ्तर भी आ रहा था तो रास्ते में, बिकॉज मेरा रास्ता वो हाईवे का पड़ता है, तो मुतअद्दिद मैंने गाड़ियाँ देखी जो लोडर्स होते हैं ना, जो जिन पे बछड़े और बछिया और ये सब लोड हुई हुई थी एंड पीपल वर टेकिंग देम होम इन कराची और आउटसाइड इन कराची विद इन कराची। सो मंडी वहाँ पे लगी हुई है, आपको पता है। तो पूरा फूड स्ट्रीट बनी हुई है, वही मतलब आप करें और आपको पता है गली मोहल्लों में जहाँ पे ज्यादा जानवर है ना, वहाँ पे स्टॉल लग गए हैं। अब वहाँ पे वेंडर्स ने स्टॉल लगा लिए हैं उस गली के कोने पे कि यहाँ पे आवाम तो आएगी, लोगों का जंबे का फिर तो लगेगा। तो you know the downside of living where I live, जब तक ईद का दिन नहीं होगा पता ही नहीं चलेगा कि ईद हो रही है, बिकॉज कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि वहाँ जानवर वगैरह हो। No, of course they are not allowed inside the vicinity. वहाँ कोई कुर्बानियाँ वगैरह नहीं होती, मतलब outside yes but inside no. Same goes for where you live also, यार। अभी हम अच्छा सखर जा रहे हैं अब, क्योंकि अभी हमने मतलब जायजा लेना है कि पूरे मुल्क में ही क्या हो रहा है, लेकिन सखर चलते हैं। यासिर फारूकी हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, सखर में ईद उल अज़हा के हवाले से अब तक मरकजी मवेशी मंडी कायम नहीं हो सकी है। ताहम मुख्तलिफ बाड़ों में ईद के हवाले से जो कुर्बानी के जानवर पाले गए हैं वहाँ पे खरीदार आके जानवरों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से अब तक खरीदारी का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बंदर रोड पे एक बाड़े पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर खड़ा हुआ है। मवेशी मंडी कायम ना होने के बायस जो खरीदार हैं मुख्तलिफ बाड़ों का रुख कर रहे हैं और पसंद के जानवरों की कीमतें पूछ रहे हैं। बाड़ा मरकान से जानते हैं। हमारे पास 5 लाख से लेकर और 25 लाख तक का जानवर है। खरीदारी का सिलसिला तो आहिस्ता आहिस्ता वक्तन चलता रहता, मगर इस दफा कोई खरीदार है नहीं है। सक्कर शहर की मवेशी मंडी तो तकरीबन हम तो बोलते हैं कि 20 से 25 दिन पहले लगनी चाहिए, मगर वो लगती नहीं है। जी बिल्कुल, मवेशी मालकान का कहना है कि कम से कम 5 लाख वाला और ज्यादा से ज्यादा 25 लाख वाला जानवर कुर्बानी के लिए यहाँ पे मौजूद है। ताहम अब तक तेजी नहीं आई है खरीदारी में। उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा 1 से 2 रोज में मवेशी मंडी भी कायम कर दी जाएगी सक्खर सिटी पॉइंट पे, जहाँ पे ये जानवर मुंतकिल किए जाएंगे और वहाँ पे खरीदारी में भी तेजी आएगी। जी अच्छा, तो अभी मरकजी मंडी नहीं लगी, 9 दिन तो रह गए सिर्फ। वाई बताया था नहीं, लग जाएगी वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद ये जानवर उस मरकजी मंडी में मुंतकिल किए जाएंगे। सो अभी जो इंडिविजुअल छोटी छोटी मंडियां हैं, मतलब बाड़े टाइप ही हैं, वहाँ पे मामला चल रहा है। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेने लगे, लेकिन ब्रेक से पहले बता दूं कि गर्मी भी तो बहुत है ना, जानवरों को हैंडल करना, संभालना भी, और जानवर बीमार हो रहे हैं। मतलब जानवरों का भी वही रिएक्शन होता है गर्मी में जो इंसानों का होता है। आपको पता है कि हार्ट अटैक भी हो जाता है इतनी गर्मी में, हीट स्ट्रोक हो जाता है जानवरों को। तो आप मेक श्योर करें कि आपके घर पे पहले साए का इंतजाम हो, आप तरपाल वगैरह पहले लगा लें, उसके बाद आप जानवर।
अच्छा, साथ ही ब्रेक से पहले ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये दे दूं कि जो सालों से अब्दुल्ला ऑब्वियसली मेरा भाई है और मेरे लिए कुर्बानी अपनी बहनों के साथ, आप उनका भी जानवर लाते थे, मेरा भी, और आपने ना कर दी इस साल। ही जस्ट सेड डू इट योरसेल्फ। मुझे उस सर्कल ऑफ ट्रस्ट में से फेंक दिया गया बाहर। नहीं, यू टेल मी कि क्या करना चाहिए? हाउ कुड यू डू दैट टू मी? समझाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नए माली साल के लिए ना टैक्स जमा करने का हदफ जो है वो आपके होश उड़ा देगा। बताओ। IMF पूरा जोर लगा रहा है कि हुकूमत खाने पीने की अशिया समेत दीगर चीज़ों पर सेल्स टैक्स में दी गई तमाम छूट खत्म कर दे और बिजली समेत तमाम शोबों में दी जाने वाली सब्सिडी का भी खात्मा कर दे। एक दफा खात्मा ही कर दे, हम सबका खात्मा कर दे, वंस एंड फॉर ऑल हो जाए। IMF ने नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 15,664 अरब रुपए रखने पर जोर दिया है। अच्छा। जाहिर है कि FBR के लिए ऐसा भारी भरकम फिगर है ये, पत्थर उठाना मुश्किल ही है। अब यही वजह है कि FBR की कोशिश है कि इन अहदाफ को कम करवाया जाए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद IMF के वफ़द ने FBR से कल मुज़ाकरात का आखिरी राउंड लिया और IMF ने ताजरों और ज़राअत के शुबे में टैक्स वसूली समेत टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात लाने पर भी इसरार किया। इसके अलावा इन्फोर्समेंट की मद में 778 अरब रुपये और 430 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ भी दी है। माजी गवाह है कि हुकूमत ना तो ज़राई शोबे से टैक्स ले सकी है, मतलब जितना बनता है उनका, और ताजरों से टैक्स वसूली का मामला तो अक्सर सियासी मसलहतों का ही शिकार होता है। ये तो बड़ा ही कोई सैड टॉपिक है, इस पे हम कितनी बार बात कर चुके हैं। लेट्स टॉक टू आवर एक्सपर्ट, ही इज विद अस, और ज़रा हम समझते हैं कि ये कर भी सकेंगे कि नहीं। खुर्रम शहजाद मुशीर वज़ीर ख़जाना हमारे साथ हैं। खुर्रम शहजाद, सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़ारत ख़जाना नए बजट की ऑब्वियसली तैयारी कर रही है और इसीलिए IMF के वक्त के दौरे और बातें जो हैं वो काफ़ी अहम मानी जा रही हैं। तो क्या IMF अब तक वज़ारत ख़जाना की परफॉर्मेंस से मुतमईन नज़र आता है या उनके कंसर्न्स हैं? क्या बातचीत आपको लगता है कि है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, अगर आप पाकिस्तान और IMF की जो है आपस की अंडरस्टैंडिंग देखें या ये देखें कि IMF किस तरह से परफॉर्मेंस गेज कर रहा है, ना सिर्फ वज़ारत ख़जाना की बल्कि पूरी जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस है वो अगर देखें आप, तो वो उनकी रिपोर्ट्स, उनकी राइटिंग्स जो वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट रिपोर्ट्स अगर आप उनकी देखें, लेटेस्ट अपडेट देखें पाकिस्तान पे, तो उसमें वो बड़ा क्लियरली मेंशन करते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम की, और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स हैं, रिफॉर्म्स का प्रोसेस कैसे चल रहा है। और उसमें देखें, ये बहस हो सकती है कि पेस तेज़ हो या कम हो, या कैसे जो है किस एरिया में कितनी इम्प्रूवमेंट मज़ीद हो सकती है, ये बिल्कुल चीज़ें साथ साथ होती हैं। बट जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, आप देखें ये जो चौथा जो है ना आपको ये ट्रांच मिली है और रिव्यूज़ हुए हैं तकरीबन 3, और उससे पहले आपको एक छोटा प्रोग्राम था, तो इन सब में आपको एक जो है एक प्रोग्रेस नज़र आती है, ट्रैक पे होना नज़र आता है और प्रोग्राम एक स्मूथली रन होता हुआ नज़र आता है। तो देखिए, जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है वो तो आप इन सब चीज़ों से गेज कर सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पाकिस्तान ने जो चीज़ कमिट की उसको किस तरह से डिलीवर किया, और ना सिर्फ ये डिलीवर किया बल्कि आज के उस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जब रीजन में जंग चली, जंग को रुकवाया और उसके बाद जो है अपने जो इंटरनल इकोनॉमी है उसको किस तरह से बड़ा डेलिकेट बैलेंस जो है अभी तक रखा है, वल्नरेबल सेक्टर को सपोर्ट की है जो है जहाँ तक हो सकती है, और साथ साथ कुछ प्राइस पास ऑन भी किया है, और साथ में जो है ओवरऑल जो एक्सटर्नल बैलेंस है, आपका फिस्कल बैलेंस है, उसको कितना बेहतर जो है रखा है। ये सब चीज़ें आपके सामने नंबर जो हैं वो आपको नजर अच्छा खुर्रम साहब, हमारी मईशत बल्कि हमारे मुल्क का एक बड़ा मसला रेवेन्यू जनरेशन और कलेक्शन का रहा है भी, आज भी है। अब इस बार भी FBR बज़ाहिर अपने अहदाफ से काफ़ी पीछे है, तो क्या हुकूमत समझती है कि FBR के पास टारगेट पूरा ना करने की जो वजूहात हैं वो जेन्युइन हैं या कैपेसिटी इशूज़ हैं अपने इदारे के अंदर के? देखिए, आई थिंक ये चीज़ें चलती आई हैं। अगर आप पिछले 20 साल का भी जायज़ा लें तो जो टारगेट्स हैं वो लाजमी नहीं है हमेशा ही पूरे हों, आगे पीछे होते रहे हैं, और टारगेट्स को किस तरह से जो है वो पूरा किया जाता है और एक बैलेंस रखा जाता है, ये ऑफ कोर्स हमेशा एक हर साल का एक जो है ना वो चैलेंजिंग चीज़ होती है। आपको पता है हमारी जैसे इकोनॉमी जहाँ पे हमने इतने IMF के प्रोग्राम्स किए हैं और वो पिछले सारे प्रोग्राम्स में हमने शायद उस तरह से कि सिवाय कुछ प्रोग्राम्स के हमने उस तरह से शायद परफॉर्म नहीं किया, इकोनॉमी उस तरह से नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वैसे नहीं हुए
ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी आती ना सिर्फ टैक्स की जो है वो बेहतरी में, टैक्स के ब्रैकेट को बड़ा करने में, बल्कि डीपनिंग में और ब्रॉडनिंग में और वाइडनिंग में, सब में जो है वो बेहतरी नज़र आती। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है चैलेंजेस साथ साथ चलते रहे हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस चलते रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस चलते रहे हैं। अब आके आप देखें 1.5 साल से 2 साल से स्टेबिलिटी अचीव हुई है, उसमें भी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी है आवाम को, गवर्नमेंट को, सबको मिलके जो है इस जो स्टेबिलिटी का इस वक्त जो एक सिलसिला चल रहा है वो अचीव किया। तो अब देखें टारगेट जहाँ तक ताल्लुक है, टारगेट्स आगे पीछे होते हैं, ऐसा नहीं है कि टारगेट्स हमेशा ऑन ट्रैक रहें, लेकिन किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से टारगेट पूरे किए जाते हैं, वो अभी आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। चलें कैसे पूरे किए जाते हैं टारगेट्स, विच इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, सो लेट्स सी। ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक IMF अगले माली साल के लिए टैक्स अहदाफ जो है वो पहले से ज़्यादा रखना चाहता है, और ये नेचुरल भी है, मईशत की बेहतरी की सूरत में ऐसा ही होता है। लेकिन क्या बात सिर्फ कलेक्शन ज़्यादा होने की हो रही है इधर, या फिर टैक्स नेट बढ़ाने का मामला भी फिर सामने आया है, बिकॉज वो एक मेजर चैलेंज साबित हुआ है पिछले बहुत से सालों में। नहीं देखिए, बिल्कुल साथ साथ ग्रोथ इम्प्रूव हो रही है। आपने देखा है पिछले साल जो है 2.5% की ग्रोथ थी, तो इस साल अभी क्वार्टर की लेटेस्ट क्वार्टर की ग्रोथ 4% आई है, और पूरे साल की जो प्रोविजनल नंबर्स हैं वो तकरीबन 3.25% पे हैं। और होपफुली आप जब ये ईयर क्लोज होगा और एक्चुअल नंबर्स आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 4% की ग्रोथ के अराउंड जो है वो रहेगी GDP। और मतलब अगर इफ़ ऑल गोज़ वेल और ये जो सिलसिला है जंग का ये जल्दी ख़त्म होता है और जल्दी सेटल डाउन होता है। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि टैक्सेस नए लगाए जाते हैं, देखें 2 तरह की ग्रोथ होती है। एक वो होती है जो कि इकॉनमी की ग्रोथ के साथ चलती है, यानी कि महंगाई का नंबर एक होता है और साथ में एक रियल जो है वो मईशत की ग्रोथ होती है। तो इन दोनों को मिला के एक नंबर होता है, वो 10% कह लें, 15 कह लें, 12 कह लें, उसके हिसाब से जो है वो टैक्सेशन में नेचुरल एक ग्रोथ आती है। दूसरा ये होता है कि आप किस तरह से जो है इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, कैसे जो है ऑटोनमस ग्रोथ आ रही है, किस तरह से और ज़्यादा जो है एफर्ट्स करके जो है आप ग्रोथ ला रहे हैं, उन सेक्टर्स पे जो है ना टैक्स को उस ब्रैकेट में ला रहे हैं जो सेक्टर्स टैक्स नेट में नहीं है। इसमें सूबों का भी हिस्सा है, इसमें फेडरल का भी हिस्सा है, खासकर सूबों का ज़्यादा हिस्सा इसलिए कि एग्रीकल्चर टैक्स है और दूसरे टैक्सेस ऑन सर्विसेज, टैक्स ऑन सर्विसेज में इंप्रूवमेंट आ सकती है, वो सूबों के पास है। प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत सारा हिस्सा सूबों के पास है। तो देखें जहाँ तक ताल्लुक है दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन का, एक तो ये होता है कि सूबे कितना कलेक्ट करते हैं और फेडरल कितना करता है, और दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि नेचुरल ग्रोथ भी होती है, टैक्स इंक्रीज होता है जिसकी वजह से। तो आप बेफिक्र रहें, कोशिश पूरी ये है कि बजट में एक बैलेंस रखा जाए, बेहतरी हो एक आम आदमी के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की बेहतरी हो, कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश हम करें जिसकी वजह से ओवरऑल इकॉनमी में ग्रोथ भी आए, एक बैलेंस भी हो, और टैक्सेशन में भी एक फेयर और इक्विटी जो है वो रखी जाए। सही, बहुत शुक्रिया आपका खुरम साहब, थैंक यू। लेट्स सी क्या होता है। अहदाफ तो बड़े बड़े हैं लेकिन बोझ भी आवाम पर बड़ा पड़ने के खदशात हैं साथ ही। बट लेट्स सी देखते हैं कि हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी तनख्वाहदारों को ही निशाना बनाया जाता है। निशाना क्या बनाया जाता है, बोझ डाला जाता है, या फिर जो हमारे ट्रेडर हजरात हैं और दीगर सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है। आपकी बातों से मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे आपको कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद ईजी हो जाएगा मामला फॉर द सैलरीड क्लास। देखिए उम्मीद तो करनी चाहिए। पिंकी को पता है भाई मीडिया को किस तरह हैंडल करना और हम हैंडल हो रहे हैं। हाँ नहीं, हम हैंडल क्या हो रहे हैं, मतलब वो ये सब चालें चल रही है। हम तो खैर हमारा काम तो रिपोर्ट करना है। वो जिस तरह जो बयानात देती है और शुरलियाँ छोड़ के चली जाती है, जाहिर है, मगर अब मेरा ख्याल है कि वैसे अंदाज़ा हो गया होगा सब लोगों को कि शुरलियाँ ही हैं जो छोड़ती है ताकि अटेंशन हासिल कर सके और अपने केस को मुतनाज़ बना के खुद फ़ायदा हासिल कर सके। फिर मुझे ये बताएं कि क्या हम अटेंशन दें? गिरफ्तार नहीं, हमने केस को तो रिपोर्ट करना है सर्टनली। ये कोई छोटी मोटी मुलजिमा तो है नहीं। गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। कराची पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुलजिमा का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। समाज शुरू होते ही सादा लिबास एहलकारों की सहाफ़ियों से तल्ख कलामी भी हो गई। पुलिस की कोशिश थी कि पिंकी को मीडिया से दूर रखा जाए। सादा लिबास एहलकारों ने सहाफ़ियों को धक्के भी दिए, यहाँ तक कि कमरा अदालत में भी शोर शराबा होता रहा। क्या होता रहा कि एग्जैक्टली क्या हुआ बोलना शुरू करती थी तो एहलकार शोर मचाते थे ताकि उसकी आवाज़ ना जाए माइक के ऊपर। लेकिन हमने सुन ली। अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन बताइएगा कल की कार्रवाई से मुताल्लिक और आज क्या कहीं पेश किया जाना है पिंकी को, और बेसिकली बात पहुंची कहां तक है अब?
जी अब्दुल्ला, बिल्कुल अभी तक तो बात जिस्मानी रिमांड पर ही चल रही है, क्योंकि पुलिस की जानिब से बगदादी थाने के कत्ल के केस में जो है वो मुलजमा 22 मई तक के जिस्मानी रिमांड पर थी, जिसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ मुलजमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया था, क्योंकि सिटी कोर्ट में ये बताया गया कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मुलजमा को पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिटी कोर्ट में रोज़ाना सैकड़ों वकला, साइलिन और अदालती अमला आता है उनकी ज़िंदगियों को, ताकि कोई ख़तरा लाक ना हो। तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी सेशन जज जुनूबी की अदालत में, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुलजमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का हुक्म दिया था। जिसके बाद कल हमने देखा कि पुलिस की जानिब से मुलजमा को मीडिया से दूर रखने के लिए एक नई हिकमत अमली अपनाई गई थी। पहले तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिला ही बंद कर दिया गया था मीडिया का। जब जज साहब से बात की गई तो उन्होंने मीडिया को अलाउ की, परमिशन दी। इसके बाद जैसे ही मुलजमा की कस्टडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाई गई, उसने मीडिया से बातचीत करना चाही, क्योंकि उसका चेहरा ढांप के लाया गया था। तो साथ में जो सादा लिबास पुलिस एहलकार, लेडी पुलिस एहलकार, बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही मुलजमा ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने ओए ओए की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। उसके बाद कमरा अदालत में भी खासी गर्मा गर्मी हो गई। उसके बाद मीडिया नुमाइंदों को भी कमरा अदालत से बाहर जाने का कह दिया गया। ताहम प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि मुलजमा इंतहाई शातिर है, चालाक है, बार बार बयानात बदल रही है, तो उससे 800 से ज़ायद जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी है, जबकि जो ऑनलाइन डिलीवरी के लिए राइडर्स इस्तेमाल होते थे उनके हवाले से मालूमात करनी है। जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने मुलजमा को बगदादी थाने के कत्ल के केस में 22 मई तक के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जबकि SIU सेंट्रल का मंशियात बरामदगी का एक केस है, जिसमें मुलजमा पहले ही जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। और अब जिन मुकदमात में मुलजमा को गुज़िश्ता दिनों अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया था, प्रोसिक्यूशन की जानिब से उन मुकदमात में भी उन अहकामात को चैलेंज किया गया है, जिसे सेशन अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ कलअदम करा। थैंक यू फॉर दैट अपडेट। अच्छा जी, जब इसको पेश किया जाएगा आपको बताया हेडलाइन। अच्छा, एक चीज that you will be able to see on Geo News is something that we are really excited for, to be honest, and we क्योंकि really चाइना का देखिए हम सुनते रहते हैं ना कि दुनिया एक तरफ, चाइना एक तरफ, तो अब हम आपको चाइना दिखाने और वो लगे तो हैं। हमें अमेरिकी सदर और उनके साथ डेलीगेशन जो गया था, उनके रिएक्शन से भी अंदाजा हो गया ना कि उससे पहले भी हमें पता था। उससे पहले भी अंदाजा था हमें, लेकिन उससे और ज्यादा मोरे तस्दीक सब तो हो गई है कि दुनिया एक तरफ और चाइना एक तरफ है। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार जियो न्यूज चीन से एक हैरत अंगेज सफरनामा नाजरीन तक पहुंचा रहा है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी, अनोखी रवायात, शाहाना होटल्स, हैरान कुन कुदरती मनाजिर, अपनी रिवायती शादियाँ, यू नेम इट दे हैव इट। और एक उनका एक यूनिक किस्म का तर्ज जिंदगी है, आपको पता ही है। तो उस पे जी खुसूसी सीरीज है 19 से 21 मई तक जियो न्यूज़ पर आप देख सकेंगे। और मेज़बान कौन है? हमारे अपने मोहम्मद जुनैद, लकी हिम, चुरहबिनास। वैसे हमें शौक है जाने का, लेकिन आई एम रियली क्यूरियस। अच्छा, हम इसकी कुछ झलकियां दिखाएंगे या नहीं दिखाना है? जरा फुल स्क्रीन पे दिखाएं। हाँ, सफर में हम इंशा जी फरमा गए, चलते हो तो चीन को चलिए। तो चलते हैं जियो न्यूज के साथ चीन को, जहां 5000 साला तहजीब के रंग आज भी जिंदा हैं, जो हर शोबे में मिसाल है दुनिया के लिए। That looks amazing. बहुत प्यारा लग रहा है। 19 से 21 तक देखनी है आपने, हम भी देखेंगे। Let's do cricket now. As in talk about cricket now. सिलहट टेस्ट में वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। पाकिस्तानी बैटर्स बांग्लादेश के पहाड़ जैसे टारगेट तले दब चुके हैं। ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश का खतरा पाकिस्तान के सर पर मंडला रहा है। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का बड़ा हदफ दिया है। बांग्लादेश की टीम के तीसरे रोज खेल के तीसरे रोज कल दूसरी इनिंग में 390 रन बनाकर आउट हुई थी। तजर्बाकार मुशफिकुर रहीम ने 137 रन की इनिंग खेलकर मेजबान टीम को कम से कम हदफ तक महदूद करने की पाकिस्तानी बॉलर्स की कोशिश के आगे बांध दिया। अच्छा, कैन आई जस्ट टेल यू कि इस वक्त 39 पे एक खिलाड़ी आउट हो चुका है ऑलरेडी एज वी स्पीक। मुश्किलात हमारी बढ़ना शुरू हो गई हैं। पहली इनिंग में 126 रन बनाने वाले लिटन दास ने बांग्लादेश के लिए बड़ा टारगेट सेट करने में अहम किरदार अदा किया। मुशफिकुर रहीम हो गए, लिटन दास हो गए। और लिटन दास की बात करें तो उन्होंने दूसरी इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की और 69 रन स्कोर किए। बेसिकली दोनों इनिंग्स पे इनके जो सीनियर्स हैं ना, उन्होंने
मतलब जिम्मेदारी का मुजाहिरा भी किया है, सेंचुरीज भी किए हैं कई ने, तो दे हैव रियली। सो 39 पे कौन आउट हुआ है बाय द वे? कौन आउट हुआ है? सो ये हम जान लेते हैं। सईद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चुबू याह्या जी। अस्सलाम। कैसे हैं? अब्दुल्ला फजल आउट हुए हैं और ज़ाहिर अब्दुल्ला फजल हो गए, अजान अवैस हो गए। हमें ज़रा उम्मीद थी पहले टेस्ट में दोनों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। सो क्या आपको चांसेस लग रहे हैं टीम पाकिस्तान के याह्या? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला और हुमा, थैंक यू वेरी मच। और जहां तक आपने बात की उम्मीदों के चिरागों के रोशन होने की, उम्मीदों के चिराग तो रोशन है लेकिन बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। 147 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से नाहिद राना बॉल डाल रहे हैं मैदान पर। बांग्लादेश के सबसे कामयाब बॉलर है, उनको भी इंट्रोड्यूस करा दिया है और 1 घंटा सर्वाइव जरूर किया हमारे दोनों कल के नॉट आउट ओपनर्स अब्दुल्ला फजल और आजान अवैस ने। बट अब से थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला फजल आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और कप्तान शान मसूद, जिनकी कप्तानी और जिनके करियर का चिराग जो है वो टिमटिमा रहा है और तेज हवा में जो है वो इस वक्त बुझने के करीब है, वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और 16 गेंदों पर 9 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, 2 चौके उन्होंने लगाए हैं, शेकी खेल रहे हैं, तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सफर बहुत लंबा है और इस सफर में शान मसूद को कदम जमाने होंगे। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना लग रहा है। अच्छा, अब ये हमारी जो नई बॉल के जो चैलेंजेस होते हैं जो हर मैच में होते हैं, उससे तो आगे चले गए हैं ना, वो तो ओपनर्स ने कर ही दिया भट्टी साहब। तो अब जरा बाकी जो है वो जरा जिम्मेदारी दिखाएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा आपका। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि 15वां ओवर अब इनिंग्स का चल रहा है। पाकिस्तान ने नई गेंद के जो मुश्किल ओवर थे वो तो गुजार दिए, लेकिन अभी भी ये मैच हम लोग कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, बांग्लादेश की कंडीशन में खेल रहे और हमारे सामने ठीक है बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक इस वक्त बेहतर बॉलिंग अटैक है हमारे मुकाबले में, लेकिन अभी भी कोई ऐसा बॉलिंग अटैक नहीं है जो रन थ्रू कर दे और पाकिस्तान की बैटिंग को उड़ा दे। देखिए, टेस्ट मैच को टेस्ट इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली 5 दिन में इम्तिहान होता है जो 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। अब आप इस सीरीज में अगर पाकिस्तान की बैटिंग देख ले, एक इनिंग्स में पाकिस्तान ने 52 ओवर खेले, एक में 57 ओवर खेले और एक इनिंग्स जिसमें पाकिस्तान ने 398 किए 390 किए, तो उसमें पाकिस्तान ने 100 ओवर खेले। जबकि मुशफिकुर रहीम जो बांग्लादेश के 39 साल के बैट्समैन है, कल उन्होंने अपनी 14वीं सेंचुरी बनाई, उन्होंने अकेले ने 233 गेंदें खेली। तो मेरे ख्याल में हमें इन लड़कों को अब ये समझाना होगा कि भाई आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे, आप 20 ओवर की T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे कि जिसमें आप जाए और मार धाड़ कर आउट हो जाए। ये हमें एट दिस स्टेज ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमें समझाना होगा ये एट दिस स्टेज। क्या ये मतलब ये क्या सब हम समझाएं इन्हें? अच्छा याह्या, ये बताइएगा कि कंडीशंस तो दोनों टीमों के लिए एक जैसी हैं, क्या है कि हम उतने रन नहीं कर पाते या हमारे बॉलर्स की वो कारकर्दगी नहीं है एज कम्पेयर टू द ओपोनेंट? मतलब सेम कंडीशंस है ना हमारे लिए भी उनके लिए भी। हमारे बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस देख लीजिए, हमारे बॉलर्स की गेंदबाजों की परफॉर्मेंस देख लीजिए। व्हाट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर अस विच इज़ रादर वर्किंग आउट फॉर बांग्लादेश? और ये नहीं हम कहेंगे कि होम ग्राउंड का, चलिए होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है, लेकिन वो हमारे यहाँ भी हमें हरा के गए हैं। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि कंडीशंस ऑलमोस्ट हमारे जैसी हैं। अब्दुल्ला और हुमा, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये मर्ज बहुत पुराना है और एक जमाना था कि जब बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो लोग मैच को फॉलो ही नहीं करते थे। वो कहते थे आउटकम होता था, पाकिस्तान जीत जाएगा। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि ये चौथा टेस्ट मैच है, शिकस्त के दहाने पर हैं बांग्लादेश के खिलाफ। पहले बांग्लादेश ने हमको घर में आके 2-0 से हराया और अब वो 2-0 से जीतने के लिए फेवरेट नजर आ रहे हैं। जिस सवालात आपने रखे हैं, बहुत सारे सवालात हैं, कोशिश करूंगा कि कम वक्त में आपके सवालों का जवाब दे दूं। बात दरअसल ये वो सरफराज अहमद जिनको इस कश्ती से धक्का देने वाले खिलाड़ी इस टीम में मौजूद हैं, क्या उन्होंने सरफराज अहमद को बतौर हेड कोच इस टीम में कबूल किया है? दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यह है कि खिलाड़ियों का काम ग्राउंड में खेलना है, ग्राउंड में परफॉर्म करना है।
जब वो सोशल मीडिया पर आपको मुतारिक नजर आएंगे, जब वो खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड से ज्यादा बाहर की चीजों पर नजर रखेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। आपने इस सीरीज में हसन अली को शामिल किया, आखिरी 5 टेस्ट इनिंग में उनकी कोई विकेट नहीं थी। इस टेस्ट मैच में हसन अली को टीम में शामिल करने की वजह समझ नहीं आई। साजिद खान को आपने टीम में शामिल किया, वो एक बॉलर से ज्यादा बैट्समैन आपको नजर आए। फिर उसके बाद खुर्रम शहजाद को आपने टीम में शामिल किया, पहली इनिंग में भी 4 आउट किए, दूसरी इनिंग में भी 4 आउट किए। वो तो कल बांग्लादेश की टीम आउट हो गई, वरना शायद खुर्रम शहजाद जो है वो बॉलिंग ही नहीं करवा पाते, वो फिटनेस के मसाइल से 2-4 हो गए। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की बात करें, आज के मैच में पाकिस्तान ये मैच जीते या पाकिस्तान इस मैच में मुस्बत नतीजा ना लेकर आए, 50 रन 70 रन आपको ये नहीं चाहिए। आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के कप्तान जो थे, उन्होंने पहली इनिंग में 100 किया, दूसरी इनिंग में कुशल उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की, एक इनिंग में परफॉर्म करते हैं, अगली इनिंग में परफॉर्म नहीं करते। और दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी के खिलाफ रिव्यू की अपील हो गई है जनाब, और आजान अवैस जो है अब वो इस वक्त रिव्यू लेकर जो है वो अपनी किस्मत के फैसले के लिए तीसरे अंपायर की तरफ देख रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। जब तक हमारे खिलाड़ी खेल पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक हमारे खिलाड़ी राइट मैन फॉर द राइट जॉब के हवाले से मुंतखब नहीं होंगे, ये मसाइल ऐसे ही चलते रहेंगे, हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। ये जो बात है ना या सॉरी टू से, लेकिन ये अगर हम खिलाड़ी ही सही सिलेक्ट नहीं कर रहे तो हमारी सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है? हमारी हर क्रिटिसिज्म पे हमारी बात इसी पे आ जाती है कि व्हाट पीपल आर वी सिलेक्टिंग एंड व्हाट आर वी सेंडिंग, तो ये पूरा सिस्टम इज एट फॉल्ट देन। वजह फरमाया आपने, आपका सवाल गलत नहीं है। देखिए, आपने हसन अली को लेकर आए, मैंने आपको बताया कि 5 टेस्ट इनिंग में उनकी एक विकेट भी नहीं है। आप अम्बार भट्ट को लेकर आए थे, किस कारकर्दगी पर आप लेकर आए? 63 फर्स्ट क्लास मैच खेले में लेकर आए थे, तो यहाँ पर आप उनको खिला देते। क्या मोहम्मद रिजवान आप ग्राउंड में कभी खेले नहीं है? आपने कभी इंटरनेशनल खिलाड़ी आउट हो गया है जी। आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है एक और आउट हो गए पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज भी पवेलियन लौट गए, मुश्किलात में इजाफा हो गया है। क्या यहाँ पर एक आम आदमी सवाल कर रहा है, मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी होना चाहिए? वो T20 टीम से निकले हैं, उनका एटीट्यूड आप देख लीजिए, उनके खेलने का अंदाज आप देख लीजिए, अब वो टेस्ट टीम से भी बाहर होने लगे हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जी बाबर आजम के ऊपर हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। मुशफ़िकुर रहीम भी खेले ना, मुशफ़िकुर रहीम उनके कप्तान खेले, उसके अलावा लुट्टन दास ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं करते? ये क्यों सोच रहे होते हैं कि बाकी ने क्या किया है? जब तक हम ये सोचते रहेंगे यार बाकी ने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो 50 किए हैं, मैंने तो 70 किए हैं, मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल ऐसे ही चलते रहेंगे। आखिरी 30 महीने में पाकिस्तान 16 टेस्ट मैच खेला है, 5 कोचेस तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान की 7 ओपनिंग पेयर इस टेस्ट मैच में अब्दुल्ला फजल के साथ आजान अवैस ओपनिंग कर रहे हैं, ये 7वां ओपनिंग पेयर है। तो देखिए, खिलाड़ियों को तो मौका मिल रहा है, लेकिन खिलाड़ी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें ना। जब आप T20 की कारकर्दगी पर टेस्ट टीम सेलेक्ट करेंगे तो फिर ऐसे ही नताइज आएंगे। सरफराज अहमद अगर बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान टीम बोल्ड आउट हो जाएगी। अच्छा, हमारा अगर हम ये हार जाते हैं सीरीज तो फिर हमारी टेस्ट रैंकिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी क्या सूरत हाल होगी? चैंपियनशिप हाँ जो होनी है। भट्टी साहब देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तो अब्दुल्ला, मैं अभी तो हालांकि पाकिस्तान दूसरी सीरीज खेल रहा है, मुझे मुश्किल नजर आ रहा है कि हमने 1-1 सीरीज साउथ अफ्रीका से ड्रॉ की, अब ये सीरीज 2-0 हारने जा रहे हैं। अब देखिए, हमने अपने गोल्स क्या सेट किए। पाकिस्तान के कप्तान हर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल से पहले पाकिस्तान के कप्तान और कोचेस कहते हैं कि जी हमने फाइनल खेलना है। मैं उस दिन नजमुल हसन शांतो जो बांग्लादेश के कप्तान हैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने ये अपना टारगेट सेट किया है कि हम टॉप 7 या 8 पे फिनिश करेंगे, क्योंकि लास्ट जो साइकिल था 2 साल का उसमें हम नीचे थे। तो मतलब हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है। और जो याया ने बात की, बहुत अच्छी बात है कि पिछली सीरीज में, इस सीरीज में सरफराज अहमद कोच हैं, पिछली सीरीज में अजहर महमूद कोच थे, उससे पिछली सीरीज में आकिब जावेद कोच थे, उससे पिछली सीरीज में जैसन गिलेस्पी। तो मतलब इतनी उकाड़ पिचाड़ प्लेयर्स में हो रही है, टीम मैनेजमेंट में हो रही है। हमें सिस्टम को टाइम देना होगा, चाहे आप किसी फॉरेनर को लेकर आए, चाहे सरफराज अहमद को लेकर आए, लेकिन PSL की या T20 की परफॉर्मेंस पर हम टेस्ट टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम वनडे की परफॉर्मेंस पर T20 टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। हमें अब अपना माइंडसेट चेंज करना है
और हमें ये तय करना है कि इन लड़कों को हमने टेस्ट खिलाना है और इनको हमने वनडे और इनको T20 खिलाना है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि मुश्किल फैसले लेने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान को भी पूरा टाइम दे दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स को भी टाइम दे दिया। जब वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल में फिर उनको खुदाफिज कहें, जो नए लड़के हैं उनको लेकर आए। अच्छा, क्या किनको खुदाफिज कहें? अच्छा, किनको खुदाफिज कहें? तब्दीलियों की बात हो रही है तो वो जो सारी सिलेक्शन कमेटी है और सिलेक्टर्स हैं उनको भी तब्दील कर दें। मतलब फिर तो यही बात होती रहेगी, ये उखाड़ पिछाड़ खत्म ही नहीं होनी। चली जा रही है, ये तो चली जा रही है। देखिए, एक तो विकेट कीपर जैसा मोहम्मद रिजवान मुस्तकिल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इस सीरीज में भी फेल होते हैं तो अब हमें मोहम्मद रिजवान के फ्यूचर का भी फैसला। देखिए, हमारे पास सात बेग मौजूद हैं, हमारे पास रुहैल नजीर है, इस वक्त गाजी गौरी टीम के साथ है। ये यंगस्टर इनको मौका दे। फास्ट बॉलिंग में अगर शाहीन, हसन अली ये लोग नहीं कर रहे तो अली रजा हमारे पास मौजूद है। बैटिंग में हमारे पास समीर मिनास मौजूद हैं, फरहान यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 के प्लेयर हैं। तो इन लड़कों को लेकर आए। एक हमारे नौजवान थे जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू पे सेंचुरी की, वो देखें अब उनका पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए। याया भाई, तो मतलब हम बहुत से नाम ले रहे हैं भट्टी साहब, नुमान और साजिद पे हम कब तक रिलाई करें? एज भी मतलब अबरार, सुफियान, ये सारे। जी अब्दुल्ला, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेस्ट मैच बहुत सारे कश्तियां जो है डुबो देगा। नुमान तो शायद अपना आखिरी टेस्ट मैच ढाका में ही खेल गए थे। साजिद को भी अब आप टाटा बाय बाय ही समझें। उसके साथ अब शाहीन शाह अफरीदी को भी थैंक यू वेरी मच कह देना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह बनती नहीं है। उसके अलावा शान बसूद, उनकी कप्तानी भी गई। और मोहम्मद रिजवान के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो T20 के बाद अब टेस्ट टीम से भी बाहर होने जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको अब आगे देखना पड़ेगा। अब आपको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आप बांग्लादेश को हैंडल नहीं कर पा रहे। आप जब इन खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे, फुल फ्लैश मौका नहीं देंगे, तो कैसे आप चलेंगे? और दूसरी बात यह कि आपको उन खिलाड़ियों को टीम में रखने की जरूरत है जो टीम के लिए खेलते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर आपको पाकिस्तान टीम नहीं बनानी है। आपने बिल्कुल खिलाड़ियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी का भी। तो सारी बात है, सॉरी, लेकिन जब मौका दे रहे हैं तो भरपूर तरीके से मौका देना। ये गेस्ट अपीयरेंस नहीं होना चाहिए ना। हाँ, मतलब ये फीचरिंग दिस पर्सन लड़कों की। उमा, देखिए, आपकी सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक साहब मौजूद हैं, विमेन क्रिकेट की भी वही देख रहे हैं, हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी वही देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच भी। एक वक्त में इतनी कश्तियों में वो सवार है, एक काम भी उनसे ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आप मिसबाउल हक साहब की बात करते हैं, सिलेक्टर भी है नेशनल टीम। जी सर, मैं वही कह रहा हूं आपसे। तो अब उसके बाद अगर आप बात करते हैं मिसबाउल हक की, तो मिसबाउल हक जो है वो उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मायदा दिनों का है। वो फुल टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जल्मी के साथ एसोसिएट थे। आपको दबंग फैसले करने होंगे, ठीक है। सरफराज अहमद अगर हेड कोच है तो वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, बात समझ आती है। लेकिन बाकी लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दें। उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए ना। ये नहीं हो सकता कि आप इन लोगों को भी लेकर चल रहे, खिलाड़ियों के ऊपर आप छुरी चलाते रहे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ खिलाड़ियों पे छुरी नहीं चलेगी फिर भट्टी साहब। सो या लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भट्टी साहब, थैंक यू याया। बट या पाकिस्तान ऑलरेडी लॉस्ट 2 विकेट्स और हमें पहाड़ जैसा हदफ जो है वो दिया हुआ है बांग्लादेश ने टेस्ट मैच जीतने के लिए। अच्छा जी, हमारी हालत अभी से पतली नजर आ रही है। कुर्बानी की बात हो ही रही है तो आए मंडियों में चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। और अभी हम आपको फैसलाबाद का रुख करते हैं और वहाँ है मौजूद हमारे साथी हमाद अहमद और बता रहे हैं कि किस भाव जानवर मिल रहे हैं। जी, फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 9 मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं और इस वक्त हम न्यामुआना मॉडल मवेशी मंडी में मौजूद हैं और ये रीजन की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। इसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अलावा अंदरून सिंध से भी जानवर एक बड़ी तादाद में लाए गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में छोटे और बड़े जानवर मौजूद हैं। मुख्तलिफ इकसाम के हैं, नस्लों के जानवर मौजूद हैं। खूबसूरती और वज़न के लिहाज से हर तरह के जानवर जो है वो दस्तयाब हैं। मंडी की जो सूरत हाल है कि यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं, भाव भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो व्यापारी हजरात और ख़रीदारों के माबैन बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जो ख़रीदारी का रुझान है अभी कम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि ज़्यादातर जो ख़रीदार है वो पूछते हैं और कीमत जो है वो कम लगाते हैं। जितने उनके अखराजात हैं, जितने उनके खर्चे हैं, वो उनको उसके मुताबिक वो मोल नहीं दे रहे और ख़रीदारी की तरफ
तरफ वो संजीदा रुझान नहीं है। दूसरी जानब जो है ख़रीदार उनका यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता साल की निस्बत जो है इस मरतबा 20 से 30% तक जानवर जो है वो महंगे हैं। ज़ाहिर है महंगाई का जो आलम है तो जानवर भी महंगे हैं, क्योंकि व्यापारियों की भी कॉस्ट जो है, लागत है वो बढ़ी है, चाहे वो बिजली का खर्चा हो, चाहे वो चारे का खर्चा हो, चाहे वो टेक केयर करने का खर्चा हो, हर चीज़ ज़ाहिर एक्सपेंसिव होती है। और जिस तरह हम पहले बता रहे थे जो गर्मी है ना, ये जानवरों को भी उसी तरह ही इफेक्ट करती है जिस तरह मतलब के कर रही है, तो इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर देम आल्सो। इसीलिए हम कहते हैं कि एक तो ख़रीद लें, और जब ख़रीद लें तो फिर बड़ा अच्छी तरह उनका ख्याल रखें। मतलब दिस इज़ अच्छा, ओके, लेट्स गो टू मुल्तान नाउ। वाला बैल है ना, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं मुल्तान, और मुल्तान में I can't tell the difference, but it did look nice. It did look nice. इमरान चौधरी हैं हमारे साथ फ्रॉम मुल्तान। ओवर टू यू इमरान। जी, ज़िलहज का चांद नज़र आते ही मुल्तान में जो ईद कुर्बान की सरगर्मियाँ हैं वो अरूज आहिस्ता आहिस्ता पकड़ रही हैं। मुल्तान में 5 जगहों पे जो है वो बड़े और छोटे जानवरों की मवेशी मंडियाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई हैं। मैं भी इस वक्त मुल्तान की मरकज़ी जो मवेशी मंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये कंबाइन मंडी है, यहाँ पर बड़े जानवर की और साथ ही छोटे बकरों की भी जो है वो मंडी लगाई गई है। यहाँ पर व्यापारी हजरात आ रहे हैं और अपना माल लेकर, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो महंगाई की वजह से खरीदार जो है वो मंडियों में उस तरह से नहीं है जिस तरह से गुज़िश्ता साल था। और अभी से जो व्यापारी हजरात हैं वो मंडियों में जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं। मंडियों में माल जो है, चाहे वो अगर बकरे की बात करें या बड़े जानवरों की, वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से माल है, खूबसूरत माल है, लेकिन उस तरह से जो है वो लोग यहाँ पे ख़रीदार जो है वो नज़र नहीं आए। यह व्यापारी हजरात से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस दफ़ा रेट भी जो है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो डाउन है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ख़रीदार नहीं आ रहे। और रेट डाउन होने की जो एक बड़ी वजह बताई जा रही है वो ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से जो खलीजी ममालिक में हमारे जो बड़े जानवर का गोश्त था जो एक्सपोर्ट होता था वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो बड़े जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। व्यापारी परेशान हैं। व्यापारी भी परेशान। अभी जो आप मुझे वो परेशान जो मुझे अभी आप दिखा रहे थे ऑनलाइन, वो जो था एक बहुत बड़ा जानवर, वो एआई था या वो एक्चुअली वो एआई था? मुझे तो ये लग रहा था, मतलब वो तो एक प्लॉट साइज का था। लग रहा था पूरा घर बना लो उसके ऊपर। आजकल समझ नहीं आती ना, वेल काफी बार समझ आ जाती है कभी-कभी नहीं भी समझ आती, कभी-कभार नहीं भी समझ आती, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या हो रहा है। फिर एआई से ही पूछना चाहिए कि एआई है कि नहीं है। इज इट यू? अच्छा, ओके। गेस्ट इन द स्टूडियो विद अस, वैसे वो हमने जाने से also known as Ken Doll हमने बता दिया था जाने से पहले, बिकॉज वी आर सो एक्साइटेड, वी फॉलोइंग हिम ऑन द सोशल्स, और अभी ये वापस आए हैं लंदन से। Hello Ken, welcome. क्या हाल है आपका? Very good. I think I'm a new version after coming back from London. हाँ, ये हम जानना चाहते हैं. How did that come about? मतलब हुदा ब्यूटी is a huge name. Yes. और आपका पाकिस्तान से एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपका ही वहाँ इन्वाइट होना. जी. ये किस तरह हुआ? ये इस तरह हुआ कि ऑफ कोर्स मैं दुबई में काफ़ी कनेक्टेड था टीम के साथ, और जो सारे वहाँ के लोकल ब्रांड्स थे, ऑफ कोर्स जो मिडिल ईस्ट है बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे, तो मैंने उधर अपने कदम ऑलरेडी जमाए हुए थे। और हमेशा वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जब लड़का जो है स्किन केयर को, ब्यूटी को प्रमोट कर रहा होता है। हाँ, वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और उन्हें पता था कि पाकिस्तान जब मैं मूव हुआ 6 मंथ पहले, तो दे सॉ कि मैं अभी तक जो हूँ उसी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ, उसी तरह डेडिकेशन है और चेंज नहीं हुआ, कंसिस्टेंट है काम में, और उनके PR पैकेजेस जो आ रहे हैं उसके ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ। और तब देन एक सुबह उन्होंने बस मुझे मैसेज किया कि अदनान यू गोइंग विद अस। मैंने कहा यार अभी किस दिन हो रहा है? कहते अगले वीक हो रहा है। ऐसे एक वीक में कैसे होगा? उन्होंने कहा सब कुछ हो जाएगा, वी आर हुदा ब्यूटी। एंड आई वाज लाइक ओके, एंड देन इट हैपेंड। दे गॉट मी लेटर, 1 मिनट में लेटर अरेंज हुआ, बुकिंग हुई, और एवरीथिंग वाज डन ऑन अर्जेंट बेसिस, एंड देयर वी गो। दिस साउंड्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अच्छा, ये इन्फ्लुएंसर्स की जो इंडस्ट्री है, जाहिर है इट इज स्टिल रिलेटिवली न्यूअर फॉर अस दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड उसमें भी आपने एक नीश पकड़ी, लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी। जी। एंड फॉर अ मेल टू एक्सप्लोर दिस नीश, जी, कैसा तजर्बा रहा? मतलब शुरू में मुश्किलात भी आई एम श्योर आती होंगी। डिड पीपल आल्सो बुली यू? डिड पीपल एनकरेज यू? हाउ वाज द जर्नी लाइक? वेल द बुली, आई थिंक ये चीज़ जो है वो दैट इज़ ऑन गोइंग। अच्छा। एंड आई बिलीव कि जो फर्स्ट चीज़ ही मैंने जब हुदा से कही थी कि आई हैव बीन थ्रू सो मच, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, बिकॉज यू नो उनको मिल के, हुदा को मिल के, आई फेल्ट कि आई मेड इट माई प्लेस समवेयर, कि मैंने अपनी जगह बना ली है, कि द ऑनर ऑफ such a huge brand
वो मुझे कहती हैं कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मेरी पूरी टीम तुम्हें जानती है। वो आप दिखा रहे हैं साथ साथ और वो लग रहा है लाइक तुम्हें शी इज मोर कीन टू सी यू। और वो कहती है सब लोग तुम्हें देखते हैं, हम सब तुम्हें शौक से देखते हैं, वी लव व्हाट यू डू, और रुकना नहीं है तुमने, तुम लीड कर रहे हो पाकिस्तान को। आई बिलीव दिस लाइन लिटरली चेंज्ड इन द एंटायर पर्सपेक्टिव फॉर मी। और फिर जितने लोगों ने उस पर कमेंट्स करना शुरू किए कि अदनान वी आर सो प्राउड कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। कभी अक्सर लोग आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, कोई गायब हो जाता है, कोई इधर हो जाता है। थॉट प्रोसेस बिकॉज आई थिंक ये अगर कोई वाकई सोच के प्लान करके स्ट्रैटेजी बना के चले ना तो आपकी ट्रैजेक्टरी मुझे नजर आती है। और वन फाइन डे यू जस्ट थॉट कि मैं अदनान हूं लेकिन अब से मैं कैंडोल हूंगा, और कैंडोल होने के लिए भी यू हैव टू लुक अ सर्टेन वे, यू हैव टू बी फिट, आपकी स्किन you actually have to represent the एक सतह पे होनी चाहिए। मतलब आपको पता है इट्स अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल एंड फिटनेस। 100%। सो ये कैसे फैसला किया? आई बिलीव डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है इसमें, एंड आई एम समबडी की जो जिसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। मेरी जिम की टाइमिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपना कंटेंट बनाना है तो मुझे पता है कि मैंने 4 दिन हफ्ते में रेस्ट करने, 3 दिन अपना कंटेंट बनाना है, ताकि मेरी लाइफ में बैलेंस रहे, ताकि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी रहूं। क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग सोशल मीडिया में इतना इन्वेस्टेड हो जाते हैं दैट दे गो क्रेजी अबाउट दिस स्टफ कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं चिल रहता हूँ, कहता हूँ ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, एल्गोरिथम खराब हो गया होगा, इधर उधर। बड़ा अच्छा डिवीजन आपने की हुई है कि रेस्ट डेज आर टोटली रेस्ट, उसमें आपका दिमाग रेस्ट कर रहा है। और आपको आई बिलीव यू हैव टू हैव अ हॉबी, मे बी टू रीड अ बुक और डू समथिंग, ताकि आप एक अपनी उस लाइफ को न्यूट्रलाइज करो। इतनी अटेंशन आपको डेली बेसिस अटेंशन बहुत मिलती है, मैसेजेस, आपकी रिलेशनशिप लाइफ डिफरेंट हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आपने इसको बैलेंस कैसे करना है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आपको अटेंशन मिल रही है। अच्छा, लेकिन कैन आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया क्योंकि बैलेंस हमें अच्छा लग रहा है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव बीन फॉलोइंग यू, तो हम देखते हैं कि यू आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव गॉटन डन टू योरसेल्फ। मतलब आप तो ऑलमोस्ट बता रहे होते हैं लोगों को। अक्सर ये होता है जब व्हेन यू आर अ हाई प्रोफाइल पर्सन, पीपल फॉलो यू, तो बहुत सी चीजें आप लोग छुपाते हैं कि जी हमने कुछ नहीं कराया। All over there. It's open book. This is also a decision, conscious decision कि भी मैं जो कराऊंगा, my hair transplant or my rhinoplasty or whatever, I'm going to talk about it. Yes, that was my main idea because nobody was talking about it. I wanted to make sure कि मैं वो एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ कि कोई भी अगर नहीं बता रहा, मैं सब कुछ बताऊँगा, लिटरली एवरीथिंग। आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी सब कुछ चीज़ें ओपन हो, और लोग मुझसे आके पूछते हैं, एंड इट फील्स अमेजिंग कि जब मुझे टर्की से मेरे डॉक्टर्स मैसेज करते हैं कि अदनान तुम्हारी तरफ से हमें 180 लोग अभी तक आ चुके हैं ट्रांसप्लांट कराने, इट फील्स नाइस। तो बिगिनिंग में समटाइम दे से कि लाइक यू नो लोग शेयर नहीं करते, द मोमेंट सजेशन गोज इन एंड देन दे लाइक यू नो व्हाट हमें कैन ने भेजा है, तब वो ऐसा ऐसा फिर ओपन अप होना शुरू हो जाते हैं। बट द थिंग इज दैट कि आई थिंक इट्स अ हेल्प मैं जो कर रहा हूँ। But it also exposes you to a lot of criticism as well. It does, of course. People they make fun of sometime like the beauty standards. They're like, oh naturally नहीं है, ठीक है, ये before है, ये after है, मगर वो बिफोर आफ्टर वाली जो सी पिक्चर्स भी इस्तेमाल हो रही है वो मेरी दी हुई हैं। वैसे आप बिफोर में भी अच्छे ही थे, मुझे बताइएगा कि इज इट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल द टाइम, या फिर कभी कभी आप अपने आप को ये मौका देते हैं कि हाँ जी आइसक्रीम भी खा लें और जो दिल चाहे खाएं, बिकॉज यू नो जब आप कैंडोल हैं तो फिर आप कैंडोल आपको लगना भी है। बिल्कुल। क्या आपकी जिंदगी इसी प्रेशर के अंदर गुजर रही है? Regimented. No, but the thing is that I do have my days to enjoy. I do take it and I make sure that next day फिर आप ज़्यादा वर्कआउट करके उसको कंपनसेट कर लेते होते हैं। अच्छा, and also the fact that when you are talking to the camera and your followers, you switch into Punjabi sometimes, and मतलब ये conscious है कि you know let's do that, or बिल्कुल coming back to your roots. Yeah, I kept it very natural because you know I'm from Faisalabad. Let's be very honest. और वो निकल जाती है. It is always like this. Like you cannot. इस शो पे बैठे हुए हमसे वो मैं अभी कितना कंट्रोल करके बैठा हूँ. वो आ जाती है. We can tell. It finds its way, you know. अच्छा, एक आप लोग हैं. फिर then we have social media पे बहुत सारे लोग हैं जो मशहूर हैं. We have daily vloggers as well. We have other influencers as well. Do you have your comments about you know other people, or is there somebody who inspires you, या आपको लगता है कि हाँ आपके जैसा बनने के जरासीम आपको किसी में नजर आते हैं? आई थिंक मैं जिनसे इंस्पायर हूँ ना, मैं उनको अपने बहुत करीब रखता हूँ. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स जन्नत एंड लिशबा, दे आर फ्रॉम माई सेम सिटी. वी ऑलवेज सिट टुगेदर एंड हम लोगों की दोस्ती जन्नत मिर्जा, हाँ जन्नत मिर्जा, लिशबा वगैरह, हम लोगों की दोस्ती इतनी रियल है कि हम लोग घर पे जब होते हैं हम लोग ज़मीन पे बैठ के कारपेट पे खाते हैं. दिस इज़ ये हमें रियल रखता है.
और अगर इंडस्ट्री से बात आती है तो सबा कमर इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड ऑफ माइन, और उनके साथ मिलके आई अंडरस्टूड के हाउ शी लुक्स एट थिंग्स। और ऑफ कोर्स समटाइम जब मैं कहीं पे स्टक होता हूँ, आई डू आस्क माई पीपल फ्रॉम माई इंडस्ट्री, बिकॉज वही लोग मुझे समझ सकते हैं। अगर मैं ये चीज़ जाके अपनी किसी एक नॉर्मल दोस्त, मेरे नॉर्मल दोस्त, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी नॉर्मल लाइफ से भी दोस्त हैं जो सोशल मीडिया से बिल्कुल भी नहीं है, उस चीज़ का भी मुझे बैलेंस है। बैलेंस of entire this thing is very important. So that is the key take from conversation with Ken, कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में ना हर चीज़ में बैलेंस रखना पड़ता है और इसीलिए फिर वो सक्सेस जो है वो आपकी तरफ आती है। Congratulations Ken for your recent successes as well and for your wonderful journey and keep doing what you're doing. Thank you for being with us. Yes, बहुत मजा आया आपसे बातें करके। All right, we are going to put this up on our social media ताकि आप और इंस्पायर हो सके। हमारी भी तो कुछ उनकी वजह से फॉलोइंग बढ़े। Why not? Exactly. Let us go to the मंडी। तो आपको पता है हम तो इन्वेस्टेड होते ही हैं और दिन भी अब कम रह गए हैं वैसे तो ईद में, लेकिन अब्दुल्ला को जो मजा आता है ना देखने में। How do you know so much about bakras and? I've been going with my Abba since childhood to मवेशी मंडी। What was this stance about? मतलब चाइल्डहुड में बहुत पुरानी बात हो गई है वैसे by the way। अब आप बहुत आगे आ चुके हैं। This is like basic knowledge. This is general knowledge. Everybody doesn't have that basic. You have not grown up here ना, इसलिए आपको नहीं पता। Well, I've been here more than the time I was abroad. मेरे भी नहीं पता मुझे। In any case. More than all of us collectively. बहुत अच्छा आपने सुनाई है, नहीं मज़ा नहीं आया। हिरा बतूल हमें लाहौर में लेके जा रही है मंडी और let's मवेशी मंडी, जाएं हिरा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मनामा मवेशी मंडी में। जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है वो भी लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। जी आप बताइएगा कि जानवर ज़्यादा क्या क्या खाते हैं? जानवर जो बैल है ना वो ज़्यादा खाते हैं चारा, सब चारा। जो जानवर छोटे हैं ना, यानी बकरा हो गया, दुम्बा हो गया, लेला हो गया, वो खाते हैं जंतर शटाला। वो जंतर शटाला जो कम खाते हैं, ये बड़े जानवर जो हैं जो चारा खाते हैं। जानवर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी जब उसे खिलाने पिलाने के लिए ना ये ज़्यादा खरीदा जा रहा है। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल चारा ज़्यादा खरीदा जा रहा है क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए उनको खिलाने के लिए चारा ज़्यादा खरीदा जा रहा है। जी क्या इस दफ़ा भूख बढ़ गई है जानवरों की या जानवर ज़्यादा हैं? पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा ज़्यादा बिक्री हो रही है चारे की। that's nice. तो चारे की हो रही होगी तो जानवर की भी हो ही रही होगी ना। Why did you have to start with the चारा and not with the जानवर? I was talking about चारा। मतलब ये सप्लाई एंड डिमांड ना सामने हमें नजर आ गया कि how that works। अच्छा अभी कहाँ जाना है? नदीम कौसर के पास जाएंगे, कोयटा। जी ईद उल अज़हा में अब तकरीबन 8 से 9 दिन बाकी रह गए हैं और कोयटा शहर में जो है ईद उल अज़हा के मौके पर जो मवेशी मंडियां हैं वो तकरीबन 8 से 10 मंडियां जो हैं वो लगाई जाती हैं। मशरकी बाईपास, स्पिनी रोड, नवा किली, इसके अलावा दीगर मकामात पर भी लगाई जाती हैं। अभी इन मंडियों को लगाने का सिलसिला जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है। जो मवेशी हैं उनकी आमद का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के स्पिनी रोड पर, जहाँ एक मंडी तकरीबन काफ़ी हद तक आबाद हो गई है। यहाँ जो बड़े जानवर हैं जिनमें बैल भी हैं, भैंस भी हैं, इसके अलावा बकरे, दुम्बे ये भी यहाँ मौजूद हैं। जो हमारी यहाँ बात ख़रीदारों से भी हुई है, इसके अलावा जो व्यापारी है उनसे बात हुई है, उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है रेट में तकरीबन जो है 20 से 25% इजाफा नज़र आ रहा है। जो बकरे पहले यहाँ 55-60 हज़ार के मिल रहे थे वो 80-85 हज़ार के मिल रहे हैं। इस तरह जो बैलें हैं वो पिछले साल जो है 1,80,000 2 लाख के करीब मिल रही थी, वो अब जो है 4-4.5 लाख रुपए की मिल रही हैं। जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि जैसे जैसे ईद करीब आएगी और मज़ीद माल जानवर आएंगे तो उसके बाद जो है उम्मीद है कि इनके रेट में कमी हो सकेगी। जैसे जैसे मज़ीद जानवर आएंगे वैसे वैसे सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो रेट्स भी शायद होपफुली कुछ कम हो जाएं। ओके, इस्लामाबाद लेके चलते हैं आपको। खलीक अहमद हमें बता रहे हैं कुछ स्पेशल नहीं। आई जस्ट मेड दैट अप। मैं कहने लगी थी बाबू बकरे। लेट्स वॉच। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ I-12 मंडी, मवेशी मंडी में, और यहाँ पे इस्लामाबाद में 6 मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। माल आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जानवर लोग व्यापारी लेके आ रहे हैं। खरीदारों का रश ज़रा कम नज़र आ रहा है क्योंकि अभी 2-3 दिन हुए हैं यहाँ पर इस मवेशी मंडी को शुरू हुए। इसका नाम है अंगारा, इसका नाम है शबनम, उसका नाम है बबलू, और हम इनको देसी खुराक खिलाते हैं, गंदम का आटा, दूध पिलाते हैं और जायज़ मुनासिब कीमत पर हमें
रेट रखे हुए हैं। तो क्या रेट है ये अंगारा के और शबनम के, क्या रेट बोल रहे हैं? अंगारा का 11 लाख रुपया है और शबनम का 12 लाख है, बबलू 10 लाख। जी, इन्होंने बताया है कि अंगारा और शबनम और बबलू ये बैल लेके आए हैं और एक की कीमत 10 लाख, 12 लाख और 11 लाख रुपए है। जी चलो देखिए, बाबू नहीं था, बबलू तो था ना, शबनम एंड बबलू और एक और भी नाम था। I want to see more thriving मवेशी मंडियां। इस्लामाबाद मवेशी मंडीज are This didn't even look like Islamabad. Anyway, we're going to see you tomorrow inshallah. Have a great day. Bye.